बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स की। अगर एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन को देखा जाए तो काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ने से अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जो हमें देना है वो देख लीजिए। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहला स्टेप अगर आपको लिखना हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि पॉलन जो ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा पर फॉल हों, यानी ठीक है, इस पर लैंड करें, यानी फॉलिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके फॉल होने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा, जब ये फॉल करेगा तो थोड़े समय के बाद क्या होगा, यहाँ के जो स्टिग्मा है, दिस स्टिग्मा, ये स्टिग्मा और पॉलन के बीच में एक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। वैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन काफ़ी लेंदी टॉपिक है, लेकिन आपको ये बोलते हैं कि सबसे पहला चीज़ जो होगा ये देखना होगा कि जो हमारा स्टिग्मा पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है ये सेल्फ है कि नहीं है, यानी हमारी स्पीसीज़ का है कि नहीं है, हमारा जीनोम इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है पॉलन ग्रेन को कि जो पॉलन ग्रेन फॉल हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, ये पॉलन ग्रेन सेल्फ है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ सेल्फ होने का मतलब है कि हमारी ही स्पीसीज़ का है कि नहीं है। ठीक है, हमारा जीनोम इससे मैच करता है कि नहीं, किसी अदर फ्लावर का पॉलन ग्रेन तो नहीं आ गया है। तो अगर पॉलन ग्रेन सबसे पहले यहाँ पर होगा, अगर पॉलन ग्रेन दूसरी स्पीसीज़ का कहीं से फॉल हुआ होगा तो पॉलन रिजेक्ट हो जाएगा, यानी इस पॉलन की ग्रोथ को, इस पॉलन की जर्मिनेशन को यहाँ पर रोक दिया जाएगा, पॉलन जर्मिनेट नहीं होने पाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन्स सेल्फ होते हैं, अगर अपने ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तभी ये स्टिग्मा जो है इनके लिए कंडक्टिव होती है, यहाँ के टिश्यूज़ लूज़ होती हैं, यहाँ से सिक्रीशन निकलेगा वाटर और शुगर का, और जो इससे ऑब्जर्व करेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर सेल्फ का नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, पॉलन रिजेक्शन हो जाता है। और अगर सेल्फ है तो एक्सेप्ट होगा, और थोड़े समय के बाद क्या होगा, अगर यहाँ पर इंटरेक्शन हो गई और ये मालूम पड़ा कि पॉलन ग्रेन हमारी स्पीसीज़ का है, तो जो स्टिग्मा होगा इसका काम होता है कि सबसे पहले सुगरी फ्लूइड, थोड़ा एक कह सकते हैं कि ये सिक्रीशन करता है, जिसमें शुगर और वाटर का मेनली जो कंसंट्रेशन होता है शुगर और वाटर का ही ज़्यादा होता है। तो एक शुगर सॉल्यूशन यहाँ से रिलीज़ होगा। ये शुगर सॉल्यूशन इसके लिए दो तरीके से काम करेगा। पहली बात, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ये पूरी करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होगा, ये एक्साइन से, जो आपकी एक्साइन आउटर वॉल, पॉलन ग्रेन्स की जो एक्साइन की आउटर वॉल्स हैं, इनको ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। वैसे इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सेल जो है प्रोलिफरेट करती है, प्रोलिफरेशन बोल रहे हैं, सॉरी, ये सेल जो है एक्सपैंड करती है, और एक्सपैंड करने से ही जर्मपोर को ये ब्रेक कर पाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप है इसके फॉल होने के बाद रिकॉग्निशन हो गया कि हाँ, मालूम पड़ गया कि पॉलन ग्रेन हमारा ही है। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा ये होगा कि हमारा जो स्टिग्मा होगा ये वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन रिलीज़ करेगा। ये शुगर सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन ये एब्जॉर्ब करेगा। इसके एब्जॉर्ब करने के बाद ही, जब तक ये शुगर वाटर सॉल्यूशन नहीं पाएगा तब तक इसमें पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा। जब ये स्वेल करेगा तो एक्साइन की वॉल्स को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसके पास एक ही ओपनिंग बचेगी जहाँ से बाहर निकल सकता है, और वो होगा आपका जर्मपोर। जैसे ये जर्मपोर है, यहाँ पे जर्मपोर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर जर्मपोर्स हैं। ठीक है, जर्मपोर्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्साइन की लाइनिंग नहीं होती है। तो अब इसको एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से जो तुम्हारी, अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन में दो सेल्स थी, एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक ये वेजिटेटिव सेल हो गया पूरा अंदर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, और इसमें तैरती हुई एक स्पिंडल शेप्ड आपकी जनरेटिव सेल है जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो आपका जो वेजिटेटिव सेल है इसी को हम लोग ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और यही सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी करती है। तो जो हमारी वेजिटेटिव सेल होगी, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉलन ग्रेन्स जो पॉलन ट्यूब होगा उसका जर्मिनेशन किसी एक जर्मपोर से, वन ऑफ द जर्मपोर। कई सारे एक ही पॉलन ग्रेन से ढेर सारे पॉलन ट्यूब नहीं बनते हैं, कोई एक ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, किसी एक ही जर्मपोर से निकलेगा। तो जिस जर्मपोर से ये निकला है, जैसे मान लेते हैं यहाँ इस जर्मपोर से निकला है, तो जैसे ही पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना शुरू होगा, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल करेगी, ये याद रखिएगा। जैसे ही इसका ग्रोथ शुरू होगा, जैसे ही ग्रोथ शुरू होगा, सबसे पहला स्टेप जो होगा, ये जो तुम्हारी जनरेटिव सेल होगी, जनरेटिव सेल इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी। सबसे पहले इस ट्यूब के अंदर, इस ग्रोइंग पॉलन ट्यूब के अंदर ये जनरेटिव सेल अंदर की तरफ जाएगी और तुरंत ही यहाँ माइटोटिक डिवीज़न करेगी। वो हम अगले स्टेप पे दिखाएंगे। तो जो अगला स्टेप है वो है ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब बाय वेजिटेटिव सेल थ्रू जर्मपोर। इस अगले स्टेप के बाद ये देखिए, पूरा फिगर भी देख लीजिए, ये आपका पूरा मैंने बड़ा स्टिग्मा बनाया है, ये आपकी पूरी स्टाइल है, ये ओवरी है और ये एक ओव्यूल को दिखाया है, क्योंकि हमें इंटरेक्शन एक ही पॉलन ग्रेन का एक ही पॉलन ओव्यूल से दिखाना है। तो इसलिए हम कई सारे पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं, कई सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर ओव्यूल्स कई सारे होंगे तो पॉलन ग्रेन भी कई सारे फॉल होंगे, और कई सारी पॉलन ट्यूब्स यहाँ बनेंगी और इंडिविजुअल ओव्यूल्स को फर्टिलाइज़ करेंगी।
क्लियर। अब यहाँ से जर्मिनेशन शुरू हो गया पॉलन ट्यूब का। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, जैसे ही जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब और नीचे की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ, ये इसका ग्रोथ जो है यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन जो यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि जो हमारी पॉलन ग्रेन्स थी वो 2 सेल्ड स्टेज पर सेट हुई थी। अब यहाँ जो मेल गैमेट मैंने आपको अंदर दिखाया था, सॉरी जो आपको जेनेटिव सेल अंदर दिखाया था, ये जेनेटिव सेल पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के समय ही मोस्टली यहीं तक में ही ये काम हो जाता है। पॉलन ट्यूब जब यहाँ जर्मिनेट करेगी उतने में ही ये काम हो जाता है। कौन सा काम? जो जनरेटिव सेल होगी, दिस जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीज़न, ये माइटोटिक डिवीज़न करके 2 हैप्लॉयड, क्योंकि जनरेटिव सेल खुद ही पहले से ही हैप्लॉयड थी, याद रखिएगा जनरेटिव सेल खुद ही हैप्लॉयड थी, क्योंकि जो हमारा पॉलन ग्रेन था ये मेगास्पोर से बना हुआ था। माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड थे। माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस करके 2 सेल्स बनाई थी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल अगेन माइटोटिक करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, और दोनों क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। अब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता रहेगा, ठीक है। अब ये होगा कि स्टाइल को क्रॉस करने के बाद 3 कंडीशन बनती है। ये पॉलन ट्यूब इस चैलेजा एंड से भी इंटर कर सकती है, इस ओव्यूल के अंदर, इस इंटीग्यूमेंट वाली वॉल से भी इंटर कर सकती है, और इस माइक्रोपाइलर एंड से भी इंटर कर सकती है। तो अगर ये पॉलन ट्यूब इस चैलेजल एंड से एंट्री करती है, ठीक है, इफ पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू चैलेजा देन कॉल्ड चैलेजोगैमी, तो ये जो फिनोमेनन है दिस नॉट नोन एज चैलेजोगैमी। अगर ये पॉलन ट्यूब इस इंटीग्यूमेंट वॉल से, यानी वो जो ओव्यूल्स की वॉल्स हैं इंटीग्यूमेंट्स, अगर इनसे एंट्री करता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मीजोगैमी। और अगर ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है किसके अंदर? एम्ब्रॉय सैक के अंदर, तो ये होगा आपका पोरोगैमी। एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ट्यूब होते हैं माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करते हैं, दिस इज व्हाट? पोरोगैमी। तो ये याद रखिएगा, चैलेजोगैमी अगर पॉलन ट्यूब चैलेजा से एंट्री करता है चैलेजल एंड से। मीजोगैमी अगर इंट्यूगमेंट से या ओवरी की किसी भी वॉल से, चैलेजल एंड को छोड़कर यहाँ की साइड वॉल से कहीं एंट्री करता है तो मीजोगैमी, और अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है देन पोरोगैमी, ठीक है। अब ये था पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टाइल तक एंट्री कर गई, यहाँ पर डिवीज़न हो चुका है, जेनेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर चुकी है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये ट्यूब न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, आगे चलता है मोस्टली, कुछ केस में आगे भी चलता है, कुछ केस में मेल गैमेट से पीछे भी चलता है। अभी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जो है ये अभी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है। पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट करती है तो इसको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है वो इधर बगल वाली वॉल से मिलता है। जो स्टिग्मा और स्टाइल की जो वॉल्स हैं, बगल में जो सेल्स हैं, इन सेल से ये अब्जॉर्प्शन लेता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हुए पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करता है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद इस पॉलन ग्रेन के अंदर जितना भी एक्टिविटी होगी, जितना भी ग्रोथ होगा, उस सारी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब आपका स्टिग्मा और स्टाइल प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अब चूँकि एंजियोस्पर्मिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, तो यहाँ पर क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप पे ये पॉलन ट्यूब आपका माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर चुका है। माइक्रोपाइलर एंड पे जब ये एंट्री करेगा तो यहाँ पर इसको 3 सेल्स मिलेंगी। एक आपकी एग हो गई, ये मिडिल वन वाली आपकी एग हो गई, ठीक है, ये साइनर्जिड्स, इसके बगल में भी साइनर्जिड्स, ये आपकी एंटीपोडल्स और ये आपके पोलर न्यूक्लियाई। ये सारी सेल्स क्या है? हैप्लॉयड हैं। ये एग है आपका मिडिल वन, ये दोनों साइनर्जिस्ट हैं। ये आपका मैंने इसमें नॉमिनेट नहीं किया, ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और ये दोनों आपके हो गए मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स हमेशा टिप पर होंगे पॉलन ट्यूब के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब के टिप पर ही मेल गैमेट्स होंगे, जहाँ जहाँ भी होगा ये टिप पर ही। मैंने यहाँ पे डिवीज़न दिखाने के लिए यहाँ दिखा दिया, एक्चुअली में टिप पर ही मेल गैमेट्स सबसे आगे चलते हैं। और ये वेजिटेटिव जो मैंने कहा था कि न्यूक्लियस है, ये इस केस में मैंने आगे दिखाया क्योंकि मुझे यहाँ डिवीज़न दिखाना था। ये मोस्टली आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो तीनों के जितने भी न्यूक्लियस वाले पार्ट होते हैं ये सब इस तरफ रहते हैं। क्लियर। यहाँ पर एंट्री करने के बाद अब ये डायरेक्टली कभी एग में नहीं जाएगा। ये पॉलन ट्यूब कभी भी डायरेक्टली एग में जाकर अपना मेल गैमेट रिलीज़ नहीं करेगा। इसको यहाँ जाने के लिए एक प्रॉपर तरीका है। जो साइनर्जिस्ट हैं, इन साइनर्जिस्ट का मेन फंक्शन ये होता है कि इन पॉलन ट्यूब्स को गाइड करना कि किस तरह से एग सेल में एंट्री करना है, किस तरह एग में एंट्री करना है। तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुँचने के बाद इन दोनों साइनर्जिस्ट में से किसी एक साइनर्जिस्ट से अटैच्ड होगा। दोनों साइनर्जिस्ट में से किसी एक साइनर्जिस्ट से अटैच होगा। अब हर साइनर्जिस्ट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। ये फिलीफॉर्म apparatus ही क्या करेगा, इस मेल गैमेट को गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से एग में एंट्री करना है। इस फिलीफॉर्म apparatus का मेन फंक्शन ये होता है कि मेल गैमेट को पकड़ने के बाद डायरेक्टली
जो एग है ये आपका मिडिल वन इसके अंदर पहुंचा देगा इसको, ठीक है। ये इस मेल गैमेट को इस एग के अंदर ले जाने का काम आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस ही करता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस एक स्पेशल स्ट्रक्चर है किसका, साइनर्जिड का। अब ये पॉलन ट्यूब आपका अटैच हुआ वन ऑफ दी टू साइनर्जिड से, या तो इससे अटैच होगा या तो इससे अटैच होगा, किसी से भी अटैच हो सकता है। एक से अटैच होने के बाद इसकी जो वॉल्स हैं पॉलन ट्यूब की वॉल इसकी साइटोप्लाज्म से फ्यूज़ कर जाएंगी। जैसे ही इससे अटैच होगा, नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट फिगर में देख लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एम्ब्रॉय सैक आपका दिखाया है ओव्यूल का, और ये पॉलन ट्यूब दिखाया है। जैसे ही इससे अटैच होगा, इससे अटैच होने के बाद अब साइटोप्लाज्म पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब के अंदर जो कुछ होता है सब उसका साइटोप्लाज्म ही होता है, जो भी एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म ही रन किया करता है। साइटोप्लाज्म एक्सटेंड करते करते पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करते हुए यहाँ पहुँचता है। अब साइनर्जिस या जैसे अटैच होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस से अटैच कर लेगा अपने आप को, उसी समय तुरंत ही जो आपकी साइनर्जिट होगी ये फट जाएगी। बहुत केसेस में कहते हैं कि साइनर्जिट फट जाती है, बर्स्ट कर जाती है, या बहुत केसेस में कहते हैं कि साइनर्जिट जो हमारी होती है डिजनरेट करने लगती है, ठीक है। तो जो भी आप मान लीजिए, कभी कभी ये बर्स्ट भी कर जाती है और पॉलन ट्यूब और फिलीफॉर्म अपैरेटस एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, और या तो ये बर्स्ट कर सकती है या तो ये डिजनरेट कर सकती है। वैसे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है वो ये है कि जो आपका पॉलन ट्यूब है ये साइनर्जिस्ट के फिलीफॉर्म अपैरेटस से अटैच हो जाएगा। फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन होता है ये मेल गैमेट को गाइड करता है कि किस तरह आपको एग सेल के अंदर जाना है, ये इसको यहाँ पहुँचाता भी है। यहाँ जो मैंने दिखाया है आपको, ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है। ट्यूब न्यूक्लियस का काम अब खत्म हो चुका है, ट्यूब न्यूक्लियस अब यहीं पर रह जाएगी, यहाँ एंट्री नहीं करेगी, यहाँ से डिजनरेट हो जाएगी। जब पॉलन ट्यूब खत्म होगा उसी के साथ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपके दो मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट जो आपका होगा ये फिलीफॉर्म अपैरेटस की हेल्प से पहुंच जाएगा एग के अंदर। एग के अंदर एग न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, इसी फ्यूज़न को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। जी, एग न्यूक्लियस आपका हैप्लॉइड था, मेल गैमेट भी आपका हैप्लॉइड था, ये दोनों क्या फॉर्म कर देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एग एंड मेल गैमेट कॉल्ड सिनगैमी टू फॉर्म डिप्लॉइड टू एंड। तो एक मेल गैमेट ने एग से फर्टिलाइजेशन किया, एक आपका ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, एंड इसके एंट्री के बाद सेकंड स्टेप पर, यानी पहले ये फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद जो दूसरा मिल गैमेट होगा, वो दूसरा मिल गैमेट जो आपका ये सेंट्रल सेल है, जिसको हम लोग आपका एग अपैरेटस, सॉरी, जिसको हम एम्ब्रॉय सैक बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में पूरी की पूरी क्या है, एक सेंट्रल सेल है। तो एक मेल गैमेट ने फर्टिलाइजेशन कर दिया, एक मेल गैमेट यहाँ से एंट्री करता हुआ सीधा इस साइटोप्लाज्म सेंट्रल सेल के अंदर जाएगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई थे, जो दोनों हैप्लॉइड थे N+N, उनसे जाकर ये फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस थे, पोलर न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियाई थे दोनों हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, और मेल गैमेट जो आपका एक आ रहा है वो भी हैप्लॉइड। तो N+N+N क्या बन जाएगा, 3N। तो यहाँ पर इसके फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम लोग ही बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म हैप्लॉइड, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड लिखेंगे, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड नहीं है। तीन हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड। 1N का मतलब हैप्लॉइड, 2N का मतलब डिप्लॉइड, और 3N का मतलब होता है आपका ट्रिप्लॉइड, राइट। तो ये वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, दिस फिजन इज नोन एज ट्रिपल फिजन, क्योंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको कहा गया है ट्रिपल फिजन। ये जो तीनों फ्यूज़ करके एक आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, और ये इसका काम क्या होगा आगे चलकर, ये जो पूरी सेल है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक एंडोस्पर्म में, और वो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है। तो जैसे ही तीनों फ्यूज़ करेंगी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, और जो आपकी पूरी की पूरी सेंट्रल सेल थी ये आपका बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के थोड़े समय के बाद आपके तीनों एंटीपोडल्स डिजनरेट हो जाएंगे। जो बची हुई साइनर्जिट थी ये भी डिजनरेट हो जाएगी। ये साइनर्जिट आपका पहले ही ख़राब हो चुकी थी, फट चुकी थी, तो ये डिजनरेट होगा, ये तीनों डिजनरेट हो जाएंगे। इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो पहले स्टेप पे फर्टिलाइजेशन होगा, देन सेकंड स्टेप पे आपका ट्रिपल फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखिए तो एक तरीके से दो फर्टिलाइजेशन देखे गए हैं। एक तो आपका ये है जो आपका एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन है, जो एग ने मेल गैमेट के साथ फ्यूज़न किया है। तो एक तो ये सिनगैमी हो गया, दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक तो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट विद द एग एंड ट्रिपल फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते हो, द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट टू द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो दिस ट्रिपल फ्यूजन एंड दिस फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी टुगेदर कॉल्ड दी डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों आपके डिजनरेट हो जाएंगे,
इनके डिजेनरेट करने के बाद जो आपका ये डिप्लॉयड ये आपका डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन ये बाद में करेगा। सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगी, इसने इससे फ्यूज़ करके जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है और ये डिजेनरेट हो गई। सिर्फ यही बची, ये भी हट गई। तो जो आपका ये जो पूरा सैक बचा, ये पूरा सैक आपका कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और ये ट्रिप्लॉयड होगा। अब ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस अब इस कैविटी के अंदर, इस पूरी कैविटी के अंदर और इससे बाहर भी होगा, इस पूरी कैविटी के अंदर क्या कह सकते हैं कि ये पूरे बाहर चारों तरफ अब क्या होगा, ये एम्ब्रॉय जाइगोट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर एक एंडोस्पर्मिक सेल्स बनेंगी। तो एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री न्यूक्लियर और एक होते हैं सेलुलर। जैसे कोकोनट में आप देखते हैं जो कोकोनट का मिल्क होता है वो एक्चुअली में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसमें होता क्या है कि जो आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना तो ये कई सारे डिवीजन करता जाएगा, माइटोटिक डिवीजन करते 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 मतलब जो सेल का डिवीजन नहीं होगा, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था ये माइटोटिक डिवीजन करके कई सारे न्यूक्लियस बनाएगा और साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जो आप कोकोनट मिल्क पीते हो वो एक्चुअली में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, जो हमारी ये इसमें से कोई एक सेल जो होगी ये माइटोटिक डिवीजन करके एक सेल का फॉर्मेशन करेगी, मतलब जिसको बोलते हैं सेलुलर, यानी कि इस तरह के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिसे आप जो गरी का सफ़ेद वाला पार्ट देखते हो वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, क्योंकि उसमें कई सारी सेल्स होती हैं। और ये फ्री न्यूक्लियर है क्योंकि इसमें एक ही सेल होती है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो उसके बारे में हम लोग खैर बाद में पढ़ेंगे। जो इसका मेन फंक्शन है सेंट्रल सेल का और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ये है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करना। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव लेयर की तरीके से काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। जब एंडोस्पर्म डेवलप कर जाएगा तो एंडोस्पर्म एक तरीके से क्या हो जाएगा, अवेलेबल फूड हो जाएगा, जिस फूड को वो आपका जो जाइगोट है ये यूज़ करेगा, क्योंकि इसको एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करना है। उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए थी, न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, मिनरल्स चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो इसको एंडोस्पर्म से प्रोवाइड होगा। तो एंडोस्पर्म इज़ एक्चुअली रिजर्व क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है ये ज़्यादातर एंडोस्पर्म की सेल्स को यूज़ कर लेता है। तो जिन सीड्स में आप देखते होंगे, कुछ सीड्स में एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो हम लोग बोलते हैं वो यही चीज़ है। एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं जिनके एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज्ड अप हो जाते हैं। जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है ये डेवलप करके सारे एंडोस्पर्म को खा जाता है, दैट इज़। तो एंडोस्पर्म ना होने की वजह से वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और जिनमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बाद में बच जाता है वही आपका होता है एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसको हम लोग एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ है वो ये है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना है और इस जाइगोट का एम्ब्रॉय में कन्वर्जन होना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट।